Hello friends, welcome back to my channel The Learning Point and I am Pooja and today we are discuss about Caroline Age। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे हमने जैकोबिन एज के बारे में देखा था और मैंने बोला था कि हम इसके बाद वाले वीडियो में हम कैरोलिन एज के बारे में देखेंगे। ये जो कैरोलिन एज है वो रेनिशिया का सबसे लास्ट स्टेज है। तो इस एज में दोस्तों आज हम देखेंगे इस एज में ये एज जो है वो 1625 से लेकर 1649 तक चला। हमने इससे पहले जैकोबिन एज में देखा था कि ये एज 1603 से लेकर 1625 तक चला था और अब जैकोबिन एज के बाद का एज है ये कैरोलिन एज। देखिए जैकोबिन एज का राजा था जेम्स फर्स्ट। इसकी हिस्ट्री हमने पूरी तरह से जैकोबिन एज में देखी थी। इस जेम्स फर्स्ट का ये दूसरा बेटा है जिसका नाम चार्ल्स है। ओके, ये इंग्लैंड का राजा बन चुका है क्योंकि जेम्स फर्स्ट के बाद जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो रूल चली आ रही थी तो इसके थ्रू जो है यहाँ पर अब किंग चार्ल्स जो है वो जेम्स का जो दूसरा बेटा है वो अब यहाँ का राजा बन चुका है इंग्लैंड का। चार्ल्स जो है वो दूसरा बेटा है। जो जेम्स का फर्स्ट बेटा था वो उसका नाम था हेनरी फेडरिक, जिसके किसी कारण मौत हो चुकी थी। सो दैट्स वाई चार्ल्स को ही इस मोनार्की का किंग बनने का मौका मिला। ओके, अब चार्ल्स जब इंग्लैंड का शासक बन चुका है और उसी तरह से जैसे जेम्स था पूरी तरह से ब्रिटेन का शासक, जिस तरह से उसके पास पूरी आयरलैंड थी, स्कॉटलैंड भी थी, उसी तरह से जैसे जेम्स के पास पूरे ब्रिटेन की मोनार्की थी उसी तरह से उसके बेटे के पास भी इस जेम्स की मोनार्की पूरी की पूरी तरह से आ चुकी थी। ठीक है, अब कैरोलिन एज स्कॉटिश इतिहास का एक अवधि है जिसे चार्ल्स फर्स्ट ने ख़त्म किया था। ओके, अब इस एज का नाम है कैरोलिन एज। अब इस एज का नाम कैरोलिन एज ही क्यों रखा गया? देखिए, चार्ल्स का लैटिन नाम कैरोलस है और इस कैरोलिस नाम के ऊपर से उसे हम यूज़ करते हैं, इसे हम कैरोलिन नाम से जानते हैं। ओके, आज इस एज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है इसका 5 पार्लियामेंट्री मीटिंग। देखिए, इस एज में ना इस किंग की प्रजा से बिल्कुल नहीं बनी, मतलब इन दोनों में हमेशा से संघर्ष चले और उस वजह से पार्लियामेंट्री मीटिंग्स कई बार हुई। तो इस एज में हम देखेंगे कि 5 बार पार्लियामेंट्री मीटिंग्स हुई। ये 5 बार हुई और किस तरह से हुई, किस किस डेट में हुई, ये हमें सब कुछ आज कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे कि किंग चार्ल्स की स्पेन से लड़ाई हुई और क्यों हुई, कैसे हुई, देखेंगे हम। इससे पहले जैकोबिन एज में हमने देखा था कि जेम्स एक बहुत ही कुशल शासक था क्योंकि उसने अपने आसपास के सभी राज्यों से अच्छी खासी दोस्ती बना के रखी थी। ठीक है, ताकि वो सेफ रहे और अपनी शासक को अच्छे से चला सके। बट ये जो जेम्स का बेटा था चार्ल्स बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई। उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से वो चल पड़ा स्पेन से लड़ाई करने। और वो लड़ाई कैसे करता है, इस लड़ाई में क्या क्या होता है, कैसे करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बावजूद चार्ल्स एक बहुत ही घमंडी आदमी है। उस वजह से इस तरह से उसकी अपनी ही समर्थकों के साथ नहीं बनी और बाद में पार्लियामेंट्री भी उसके खिलाफ हो गए। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री तो जबकि सपोर्ट कर रही थी लेकिन किंग चार्ल्स तो एक तरफ ही था। उस तरह से कैसे उस एज में सिविल वार हुआ ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सिविल वार इंग्लैंड की मोनार्की में ये पहली बार हो रहा था, पर इंग्लैंड के राजा को उसकी प्रजा ने ही फांसी पर लटका दिया और मार दिया। आज इन सभी टॉपिक्स को हम इनमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार्ल्स जब इंग्लैंड का राजा बना यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का शासक बना तब उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 12 साल थी। ओके, उसे सही से ओहदा 1625 में मिला और उसी तरह से हम इस एज को 1625 टू 1649 तक पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ल्स जब इंग्लैंड का राजा बना था तो उसके 6 मंथ के बाद ही उसने हेनरिटा मारिया नाम की एक लड़की से शादी कर ली। हमें जेम्स फर्स्ट की एज में देखा था, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट का ज़्यादा बोलबाला था। देखिए, धार्मिक बातों में बताऊँ तो यहाँ पे इंग्लैंड में 2 अलग अलग ग्रुप्स था, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक लोग उस प्रोटेस्टेंट को बहुत ही कम समझते थे। एलिजाबेथन एज से ही प्रोटेस्टेंट लोगों को यहाँ पर बोलबाला था
अब जबकि इस चार्ल्स ने इस हेनरिटा मारिया से शादी की, ये कैथोलिक थी और उस वजह से अब जेम्स भी कैथोलिक लोगों को सपोर्ट ज़्यादा करती थी। ओके, और जबकि यहाँ पर प्रोटेस्टेंट लोगों को बोलबाला ज़्यादा था, उस वजह से सभी लोग चार्ल्स से नाराज़ थे। जब राजा से सभी लोग ये शिकायत करने लगे कि तुम कैथोलिक लोग में राजा ज़्यादा लगते हो, प्रोटेस्टेंट में कम, उस वजह से यहाँ क्या होता है कि जो चार्ल्स ने एक बात कही थी कि आप लोग क्यों ना कैथोलिक धर्म को एक्सेप्ट करके प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़ दो। लेकिन पहले से ही प्रोटेस्टेंट लोग खुद कैथोलिक धर्म को एक्सचेंज करवा कर प्रोटेस्टेंट बन चुके थे। उस वजह से भी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक बनना नहीं चाहता था। वापस से कैथोलिक बनने की ये जो ट्रिक थी चार्ल्स की, उस पर सभी प्रजा नाराज़ हो चुकी थी। अब आगे क्या हुआ, जितना जेम्स फर्स्ट स्पेन के साथ अच्छी दोस्ती बनाकर रखी थी और उसी दोस्ती को इस चार्ल्स ने ख़राब कर दिया। अब इस चार्ल्स ने ठान लिया था कि ये स्पेन के साथ लड़ाई करेगा। अब इसका कोई लीड रीज़न भी नहीं था जिस वजह से प्रजा भी इस चार्ल्स को सपोर्ट करे, और बस चार्ल्स का कहना था कि उसे स्पेन से लड़ाई करनी है और इसे ख़त्म करे। अब प्रजा इस बात से भी अब नाराज़ हो चुकी थी कि पहले तो वो कैथोलिक वाली बात और अब ये स्पेन की बात, जिस वजह से अब चार्ल्स की अपने ही समर्थकों के साथ नहीं बनी। फिर यहाँ पर एक नाम आता है बकिंगम। इसने क्या किया, चार्ल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये चार्ल्स इसी के कहने पर सब कुछ करता था और बहुत सारे प्रूफ भी है। लेकिन प्रजा बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, कोई भी चार्ल्स का साथ देने वाला नहीं था। लेकिन खैर, ये राजा थे और ये किसी प्रजा को हुक्म देने की बात इसके हाथ में थी। लेकिन यहाँ पर अब चार्ल्स को पैसे चाहिए थे, तो सारे पैसे यहाँ के पार्लियामेंट्री के पास थे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंग्लैंड में राजा और पार्लियामेंट्री ये दोनों ही पावरफुल सेशन है। ये एक तरफ राजा होता था जो कि प्रजा को चलाए और दूसरे तरफ पार्लियामेंट्री होती थी जिनके पास पैसा रहता था। देखिए, हम एलिजाबेथन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉलोनीज़ का एक ग्रुप है जो कि बाहर से पैसे लाते हैं, और जैसे कि हमारा इंग्लैंड उनके हाथ में था और उसी तरह से उन्होंने कई सारी कंट्रीज़ को अपने हाथ में लेकर उनकी संपत्ति इकट्ठा करके इंग्लैंड के पास भेजे। उस वजह से अब सब कुछ इस पार्लियामेंट के पास थी। अब जब इसे स्पेन पर हमला करना है, अब तो चार्ल्स को पार्लियामेंट्री के पास जाना ही था, क्योंकि अब तो उसे पैसे चाहिए। वो उसकी आर्मी खड़ी कर सकता था। अब जब उसे पैसे चाहिए था, तब यहाँ पर फर्स्ट पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई जो कि हुई 1625 में। देखिए, इस एज में ये चार्ल्स राजा बना और इसी एज में सारी बातें एक साल के अंदर ही हो रही है। जैसे आप समझ ही सकते हैं कि चार्ल्स का एटीट्यूड कितना बड़ा था। 1625 में जबकि पहली बार पार्लियामेंट्री मीटिंग भी 1625 में जबकि पहली बार पार्लियामेंट्री मीटिंग भी, और किस लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेन के साथ लड़ाई करनी थी और पैसे चाहिए थे पार्लियामेंट्री ने ये सब कुछ बातें सुन तो ली, लेकिन पार्लियामेंट्री इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। अब चार्ल्स को यहाँ से तो पैसे नहीं मिले, उस वजह से वो शांत रहा। बट बाद में फिर उसने सेकंड पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलवाई जो कि हुई 1626 में। उसकी ये कोशिश जारी रही कि उसे स्पेन से ही लड़ाई करनी है और उसी के लिए उसे पैसे चाहिए थे। इस बार भी पार्लियामेंट्री ने उसकी बात नहीं मानी और अब इस वजह से क्या हुआ, इस बकिंगम ने अपनी रणनीति बनाई और इसी एज में उन्होंने स्पेन से जाके लड़ाई की। चार्ल्स बिना तैयारी की ही ये स्पेन से हमला बोल देता है और इस वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ इंग्लैंड हार जाता है।
अब चार्ल्स तो हार चुका था, लेकिन यहाँ पर नुकसान हुआ यहाँ की प्रजा का। उस वजह से प्रजा और भी इस चार्ल्स से अब दुखी होने लगी। धीरे धीरे बातें बढ़ रही है। अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ। और भी पार्लियामेंट्री मीटिंग बनी, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, और एट द लास्ट जो है ये पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है। पूरा रेनेशा का जो है एज है वो ख़त्म होता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। के बाद क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ, थर्ड पार्लियामेंट्री मीटिंग बनी जो कि 1629 में बनी। और थर्ड पार्लियामेंट्री मीटिंग में क्या हुई और कैसे उसके बाद फिर से और एक पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई जो कि फोर्थ था। एंड एट द लास्ट, सबसे लास्ट वाला पार्लियामेंट्री मीटिंग हुआ वो था फिफ्थ पार्लियामेंट्री मीटिंग। सो हम सेकंड थर्ड हमने फर्स्ट और सेकंड आज कवर किया है। और हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री मीटिंग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैसे हुई, एंड एट द लास्ट जो है ये एंडिंग कैसे हुआ, ये सारा मीटिंग एंड एट द लास्ट क्या हुआ, और कैरोलिन एज कैसे ख़त्म हुआ। और जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आपको बताया था कि ये रेनेशा का लास्ट एज था। तो सो हम ये टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हम पूरे एंड तक इस टॉपिक को कवर करेंगे।